नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। 2 सीटों के दंगल के नतीजे आ चुके हैं। जनता का फैसला भी सामने आ चुका है। रिजल्ट से पहले विपक्ष के तमाम दावे धाराशाही हो चुके हैं, क्योंकि 2 सीटों के दंगल में जनता ने जेडीयू का मंगल कर दिया है। तो 2 सीटों पर बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया है। दोनों सीटों पर जेडीयू का दबदबा रहा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर जेडीयू ने दोबारा कब्जा जमा लिया है। अमन हजारी और राजीव कुमार को जीत हासिल हुई है। वहीं आरजेडी को परिणाम से निराशा हाथ लगी है। कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू के अमन भूषण हजारी ने 12,000 से ज्यादा मतों के अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार गणेश भारती को हरा दिया। तारापुर में कड़े मुकाबले के बीच जेडीयू के प्रत्याशी को सफलता मिली है। तारापुर में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार अरुण कुमार साह को हरा दिया। राजीव को 78,966 तो अरुण को 75,145 मत मिले। जेडीयू आरजेडी को 3,821 वोटों से तारापुर में हरा चुकी है। मतलब दीपावली पर जनता ने जेडीयू को जीत का गिफ्ट दिया है। तो जेडीयू ने दोनों सीटों पर कब्जा जमा लिया है। विधानसभा चुनाव 2020 में ये दोनों सीट जेडीयू के खाते में गई थी। इस बार का उपचुनाव खास इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस से अलग होकर मैदान में उतरी आरजेडी की उम्मीद लालू के करिश्मे पर टिकी थी, जो नीतीश के सामने धाराशायी हो गया। बिहार में भले ही 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हों, लेकिन चुनाव ऐसा लड़ा गया मानो आम चुनाव हो। नीतीश कुमार ने 4 चुनावी सभा की और नीतीश मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों ही जगहों पर डेरा ही डाल दिया था। यहां तक कि तेजस्वी ने चुनाव को जरूरी बताते हुए विधानसभा के शताब्दी समारोह में भी जाना मुनासिब नहीं समझा, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। इस उपचुनाव में मुख्य विपक्ष की तरफ से जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, वो थे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव का पोस्टर तक इस्तेमाल नहीं किया था। पार्टी तेजस्वी यादव की अगुवाई में अतीत की छवि से निकलकर तब चुनाव मैदान में उतरी थी, पर आरजेडी ने अपने उसी सबसे बड़े नेता का तभी से इंतजार करना शुरू कर दिया था जब उन्हें जमानत के बाद दिल्ली एम्स से छुट्टी नहीं मिली थी। दिल्ली में डॉक्टरों की इजाजत के बाद लालू यादव अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर आ गए थे। लालू यादव अपनी कर्मभूमि पटना कब आएंगे, इस बात को लेकर कई महीनों तक अटकलें लगाई जाती रही। परिवार की तरफ से हवाला दिया गया कि उनकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देता। स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो वे पाटलिपुत्र जरूर आएंगे, सही समय पर आएंगे। ये मौका आया उपचुनाव के ऐन पहले। दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने से पहले लालू यादव ने पहला सियासी बम फोड़ा बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर। लालू ने अपने चिर परिचित अंदाज में भक्त चरण दास को भगचोनहर कह दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, वहां राजद और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 11 साल बाद दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली। 2020 में कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूक गई। आरजेडी को ये लगता रहा कि अगर उसने जरूरत से ज्यादा कांग्रेस को तरजीह नहीं दी होती तो पटना में लालटेन की रोशनी जल रही होती। उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के पास कोई दिक्कत नहीं है। करीब 3 साल बाद पटना आए लालू प्रसाद ने एक के बाद एक सियासी बमों की झड़ी लगा दी। मकसद एक ही था, किसी भी सूरत में अपने छोटे बेटे और राजनीति के वारिस
तेजस्वी यादव के लिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट जीतना। घर पहुंचते ही लालू यादव ने न सिर्फ महीनों से नाराज चल रहे अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को समझा बुझाकर शांत किया, बल्कि अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बेटे तेजस्वी का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि लाडले ने तो विधानसभा चुनाव में ही नीतीश का कचूमर निकाल दिया था और अब मैं विसर्जन करने आया हूं। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको, बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। अपनी संयमित भाषा के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और कहा कि लालू यादव चाहें तो उन्हें गोली मरवा दें, वो वही कर सकते हैं, उससे अधिक उनसे कुछ नहीं हो सकता। कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते। चुनाव से ठीक एक दिन पहले शरीर से कमजोर पर मानसिक रूप से मजबूत दिख रहे लालू प्रसाद ने एक और बड़ा धमाका किया। लालू ने कहा कि अगर दोनों सीटों पर जीत हुई तो नीतीश की सरकार को वो गिरा देंगे। उनका सरकार गिर जाएगा। कैसे सर, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला गिरा देना और क्या, भगदड़ मचा देना। मतलब प्लान भी तैयार है? भगदड़ मचा दिया जाएगा। लालू यादव ने एक के बाद एक 2 रैलियां की। 6 साल बाद लालू प्रसाद ने किसी चुनावी मंच से विशाल जनसमूह को संबोधित किया। बीमारी से भले आवाज की बुलंदी कमजोर हो गई हो, लेकिन बेटे को स्थापित करने की चाह में पूरी ताकत झोंकती। लालू यादव को दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बुलाकर पार्टी ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर लिया। लालू की सभाओं में बड़ी संख्या में लोग जुटे, पर बिहार की समकालीन राजनीति के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार के सामने लालू यादव की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुछ लोग भले ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखें, जनादेश में विश्वास ना रखें, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया है। कुशेश्वर स्थान लोकसभा चुनाव में 64% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि तारापुर में आधी आबादी ने करीब 50% मतदान किया। नीतीश कुमार जिस किसी भी सभा में जाते हैं, नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण, स्कूली लड़कियों के लिए मुफ्त साइकिल, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, 24 घंटे बिजली, शराबबंदी और बेहतर कानून व्यवस्था का हवाला देकर अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, काम के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। हम आपके बीच में आए और अपने काम के आधार पर ही आपका समर्थन मांगने आए। हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महिला मतदाता को साइलेंट वोटर कहते हैं, उसी महिला मतदाता ने उपचुनाव में नीतीश कुमार की नैया पार लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से नकार दिया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा जताया है। बाबा कुशेश्वर नाथ के आशीर्वाद से कुशेश्वर स्थान और तारापुर की महान जनता ने एक बार पुनः
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट किया है। तेजस्वी यादव जी का सभी प्रकार के छल प्रपंच इस चुनाव में काम नहीं आया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जेडीयू की जीत पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी जनता का आभार जताया है। साथ ही इसे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के विकास नीति की जीत बताई है। देखिए, ये दोनों सीटों की जीत बिहार के विकास की जीत है। हमारा जो नेतृत्व है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की जीत है। हम सब लगातार बिहार के विकास के लिए काम किए हैं और विकास पर मुहर लगी है और विनाश को नकारा गया है। बिहार में पंचायत चुनाव के छठे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। 3 नवंबर को 37 जिलों के 57 प्रखंडों में वोटिंग होगी। 26,200 पदों के लिए 94,188 उम्मीदवार मैदान में हैं। काउंटिंग छठ के बाद 13 और 14 नवंबर को होगी। हालांकि 3,146 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां पर जुआ खेल रहे 10 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने 6 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। फूड जंक्शन रेस्टोरेंट में छापेमारी कर 10 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास 6 लाख से ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। इन लोगों पर जुआ खेलने का आरोप है। फूड जंक्शन रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई, जहां जुआ खेलते ये 10 लोग पकड़े गए। बगहा के मधुबनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात स्वास्थ्य प्रबंधक बिपिन बिहारी और बीएमसी संतोष राठौर का ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हेल्थ मैनेजर और बीएमसी लड़कियों के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। हाल ही में मधुबनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कर्तव्य में लापरवाही को लेकर हटाया गया है। ऐसे में डांस का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की कलई खुल रही है। हालांकि सिविल सर्जन ने मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुजफ्फरपुर में एटीएम लुटेरा गिरोह का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल के दिनों में लगातार एटीएम और बैंक को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला टाउन थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया का है, जहां बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर कैश चोरी करने की कोशिश की। कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीनेशन है। यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से टीका लेने के लिए आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले भी 100% टीकाकरण के लक्ष्य के करीब है। होशंगाबाद जिला भी उनमें से एक है। लेकिन लक्ष्य हासिल करने के पीछे का संघर्ष कैसा है, यह आपको भी जरूर देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए कितनी सजग है, ये समझना हो तो होशंगाबाद से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। अपने कंधों पर टीके का डोज लेकर नदी पार कर रही ये टीम होशंगाबाद जिला मुख्यालय से टीकाकरण के लिए निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो इस वक्त अपनी जान पर खेलकर उफान पर बह रही दूधी नदी पार कर जिले के आखिरी छोर पर बसे डोलनी गांव के लोगों को टीके का पहला डोज देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार सूबे में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने को लेकर प्रयत्नशील है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांव तक पहुंचना भी इन दिनों बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम तमाम चुनौतियों को पार कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए है।
इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम पिपरिया और बनखेड़ी तक पहुंची और नदियों को पार कर सैकड़ों लोगों को टीके का पहला डोज लगाया। ऐसा ही एक गांव नादिया था जहां पर कि कल हमारी वैक्सीनेशन की टीम पहुंची है और उन्होंने लोगों का प्रथम बार वहां पर वैक्सीनेशन किया है। इसके साथ ही साथ दूधी नदी पार करके भी हमारी टीमें गई हैं और उन्होंने गांव में वैक्सीनेशन किया है। होशंगाबाद की वैक्सीनेशन टीम के लिए छिंदवाड़ा से सटे बॉर्डर तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। कई किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद टीम ने दो उफनती नदियों को भी पार किया। जाहिर है जिला प्रशासन भी अपनी टीम पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उम्मीद है त्याग और समर्पण की ये तस्वीरें मिसाल कायम करेगी और देश 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होगा। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आइए जानते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। चलिए जानते हैं इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने मचाई हलचल। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज की। दरअसल डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक टर्म है जिसका इस्तेमाल क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में कई तरह की फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए किए जाते हैं। डीफी एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंस इकोसिस्टम है जहां कंज्यूमर क्रिप्टो ट्रांसफर, ट्रेड, बोरो और लेंड कर सकते हैं। डीफी एक फाइनेंशियल ग्लोबल सिस्टम है जिसे इंटरनेट एज के लिए बनाया गया है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ट्रेडिशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बैंक, ब्रोकर और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर से मुक्त है और इसकी मार्केट कैप 80 अरब डॉलर के करीब है। डीफी की खासियत है कि ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसे कोई भी प्रोग्राम कर सकता है। ये ट्रांसपेरेंट है और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल देता है। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में। इस न्यूज हेडलाइंस के